रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे इसमें केमिकल काइनेटिक्स में। क्लियर। सेकेंड इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे इसके फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तीसरा देखेंगे इसके मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन से। थोड़े से हिस्ट्री पर आ जाए। 1864 पीटर वेज एंड कैटो गोल्डबर्ग, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ मास एक्शन पीटर वेज एंड कैटो गोल्डबर्ग के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पे लॉ क्या दिया था। देखो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, सपोज मान लीजिए ये 2A है प्लस का B है इक्वल टू C बन रहा, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये रेट क्या होता है, व्हाट इज रेट? रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, उसे हम लोग रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने ऐसे निकाला था, कहा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K लिखेंगे, ये A है तो आप इसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P लिख दीजिए। ये स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उन्होंने कहा भाई इसके पावर में चला जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ B लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसकी स्टैच्यूमेट्री इसके कोएफिशिएंट में आ जाएगी। बट इनका जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल बैठाएगी, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आया उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया। 1884 की बात करें, 1884 में वैन हॉफ आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा वैन हॉफ फैक्टर। तो वैन हॉफ ने रेट लॉ दिया, रेट लॉ के बारे में बताया, रेट कांस्टेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सपेरिमेंटली इसको मेजरमेंट किए गए। जो वैल्यू यहाँ इन्होंने इसके थ्रू निकाला, पीटर वेज और कैटो गोल्डबर्ग ने, कि इसकी स्टैच्यूमेट्री को ऊपर लिख दो, इसकी स्टैच्यूमेट्री को ऊपर लिख दो, ये हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आ रहा था। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बैठाएंगे। 1864 का मैंने बताया, वैन हॉफ ने ये दिया। इन्होंने दूसरा क्या लॉ दिया था, याद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन, ये भी इन्हीं का दिया हुआ था, जिसके कारण इन्हें 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में दिया गया, इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए जो इन्होंने इस पे काम किया। ठीक है, तो अब इसे हम इसके आगे देखें। देखो ये तो था इंट्रोडक्शंस कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, जो आप क्लास 11th में पढ़ कर आए हो। अब यहाँ पर हम देखें किस प्रकार के रिएक्शन होंगे जिसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक है आपके पास फास्ट रिएक्शन, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लो। ऐसे रिएक्शंस जो बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत फास्ट हो जाएंगे, तो इतना फास्ट हो जाएगा कि आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इतना फास्ट होगा कि रिएक्शन का हम रेट निकाल ही नहीं सकते। कैसे? देखो, जैसे मान लो आपने NaCl लिया, NaCl को AgNO3 में अगर हम मिक्सअप कर दें तो ये रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है। कैसे भाई? ये Na आपका ब्रेक कर जाएगा, Na प्लस चार्ज पे Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Sag पर प्लस चार्ज और NO3 पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये इसके साथ कंबाइन कर गया, बन गया क्या, NaNO3 प्लस AgCl। देखो ये बन गया। ये रिएक्शन 10⁻⁻6 अप्रॉक्सीमेटली इतना सेकेंड में कवर हो जाता है। 10⁻⁻6 देखो कितना कम है, आपने इसे मिलाया और इसके प्रोडक्ट तुरंत बन गए। इतना फास्ट रिएक्शन है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना संभव नहीं है।
तो सेकेंड आप देखो, फास्ट रिएक्शन की जगह स्लो रिएक्शन है, उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है। स्लो रिएक्शन की बात कर ले थोड़ी देर के लिए। स्लो रिएक्शन, तो स्लो रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन 1 साल में जंग लगता है, 2 साल में लगा, 3 साल में लगा, इतना स्लो रिएक्शन है कि इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। किस प्रकार के रिएक्शन को निकाल सकते हैं? जो मॉडरेट होगा, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मतलब कुछ समय लेगा। जैसे आप ले लो मॉडरेट रिएक्शन में N2 का एग्जांपल ले सकते हैं, N2 प्लस S2, ये बनेगा 2NH3, 2NH3। इसे बैलेंस कर लीजिए, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 3 लगा दें। N2 ब्रेक करेगा, कोवलेंट बॉन्ड वाली है ये, देखो N2 होगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी ब्रेक करेगा, H सिंगल बॉन्ड H। इसे आप बनाओ तो N इस तरह से आएगा। आपने इसकी लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। यहां से यहां तक आने में कुछ समय तो लगेगा, सेवरल टाइम्स लगेंगे, इसलिए इसका हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है कैसे? रिएक्शन का जो मॉडरेट रिएक्शन होंगे, फास्ट रिएक्शन का नहीं कर सकते, स्लो रिएक्शन का नहीं कर सकते, मॉडरेट रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसे देखें हम लोग। सबसे पहले आप देखो एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसी का निकाल के देखें। चलो N2 प्लस S2, 2NH3, इसे बैलेंस कर लो, 3 हो जाएगा, हो गया। अब आप देखिए ये वाला पोर्शन जो आपका है दैट इज द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, इतना तो पता है आपको। इस तरफ का जो रिएक्टेंट है डिक्रीज होता है, इसलिए इसे माइनस लेंगे, और जो प्रोडक्ट है इंक्रीज होता है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। तो देखो इसे लिखेंगे रेट के लिए, अभी मैंने आपको बताया रेट कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कह सकते हो समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, उसी से रेट निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला रेट का क्या हो सकता है? इसे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट कैसे निकालोगे? तो चलो इस पहले इसकी यूनिट की थोड़ी चर्चा कर ले, फिर इस पे आते हैं। यूनिट कैसे निकालोगे? कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे मोल बाय लीटर, कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे मोल बाय लीटर, और कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम होता है ना, टाइम यहाँ लिखा था हमने, डिवाइड बाय टाइम के लिए आप सेकेंड लिख दो, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन की। तो यहाँ देखिए आप रिएक्टेंट का जब हम निकालेंगे तो इसकी ये स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ 1, इसकी स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3। हम लिखना चाह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज, एवरेज निकाल दें। देखो इसे निकालने के लिए पहले मैं इसे रफ कर दूं, इसे आप लिखोगे d बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई डी टी यहां लिखेंगे N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, और माइनस लिखेंगे क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लिखेंगे। स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं ऐसे रेशियो में 1/1 इक्वल टू इसकी स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट -1/3 d बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आप S2 लिखो, इस तरह से लिखा गया, एवरेज ऐसे निकलेगा, इक्वल टू दूसरी तरफ आ जाइए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग प्लस का 1/2 लिखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है इंक्रीज होता है इसलिए प्लस 1/2 d बाई डी टी, और यहां हम लोग लिखेंगे NH3, लिख दिया NH3। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके न्यूमेरिकल्स मैं बनवाऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले इसे थोड़ा थ्योरी देख लें। ये क्लियर हो गया, देख लो, आगे बढ़ें, ठीक है।
अब बेटा बात करें हम लोग रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के जरिए जो आएगा, ठीक है, उसी को हम लोग रेट लॉ में लिखेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर के लिखा इक्वल टू, सपोज मान लीजिए ए का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ एक्स लिखा, एक्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी, मान लीजिए रिएक्टेंट की तरफ बी भी है और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाई आ गई, तो के इक्वल टू लिखेंगे ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका निकालते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। इसे हटाया तो यहाँ के लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ना लिख करके आप इसको ऐसे लिखो, के लिखो, ठीक है, ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। क्लियर हो गया। देखो रेट ऑफ रिएक्शन आर जब निकालोगे तो हो गया के ए का पावर एक्स और यहाँ बी का पावर वाई, ये निकलेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ से के का हम लोग यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट कैसे निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय दिस। देखो इसे बनाते हैं, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप निकालो के की यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे। इधर रेट ऑफ रिएक्शन है तो मैं आर ओ आर लिख दूं शॉर्ट में, आर ओ आर डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले आइए, तो ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ठीक है। ये x और y इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, x प्लस वाई जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू y, इसको जब आप ऐड कर दो तो इसे n से डिनोट कर देते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। पहले यहाँ सिर्फ मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता दूं। x देखो यहाँ पर हमने लिखा a टू द पावर x b टू द पावर y, आर ओ आर। अब इसका निकालें हम लोग यूनिट इक्वल टू के की वैल्यू यही तो आई के, ठीक है। अब इसके आगे आइए, इसे रफ कर दूं मैं। देखिए आर ओ आर अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर क्या लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम लिखा था, याद आ गया आपको। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, हमने आपको बताया था। तो इसे लिखेंगे, इसे कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखा था, मोल बाय लीटर, और इसे लिखा था टाइम को हमने क्या लिखा था, सेकेंड। इसे लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बैठा दें इसकी जगह, इसकी जगह आप बैठा दीजिए मोल बाय लीटर, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसे, और इसे लिख रहा हूँ पर सेकेंड। नीचे लिखिए इसे आप इक्वल टू के लिख दूँ मैं इधर। ए ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, इसे भी लिखेंगे मोल बाय लीटर, और इसका पावर हो गया एक्स, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है तो इसे भी आप लिखो मोल बाय लीटर बाय वाई। नेक्स्ट में इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्यों ऐड कर सकते हैं भाई, एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एक्स टू दी पावर एम प्लस एन। देखिए इसके पावर को ऐड करके लिख दें, दोनों सेम है तो इसके पावर को ऐड कर दें। चलिए इसे ही बनाएं ऐड करके, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, इसे लिखें मोल बाय लीटर, यहाँ हो गया पर सेकेंड, डिवाइड बाय, इसे एक साथ लिखें हम लोग ऐसे मोल बाय लीटर, और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की जगह n पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आए, मोल बाय लीटर, इसका पावर 1 है, पर सेकेंड डिवाइड बाय मोल बाय लीटर, पावर हो गया x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की जगह हमने कहा n बैठा दो, डेट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये n ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, इसे रब कर दूं। देखिए x टू दी पावर m डिवाइड बाय x टू दी पावर n, क्या फॉर्मूला होता है, x टू दी पावर m माइनस n, x का पावर m x का पावर n, ये ऊपर जाकर माइनस हो गया तो इसे ऐसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे मोल बाय लीटर, ऊपर लिखेंगे हम इसको 1 माइनस n, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये जो हमारा निकला, ये निकल गया इसकी यूनिट, किसकी वैल्यू, के की यूनिट निकल गई। इस तरह से आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर,
निकालेंगे एक एक करके, ठीक है। यहां तक समझ गए आप? आगे बढ़ूं? देख लो, क्लियर है? ठीक है। अब आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया। रेट ऑफ रिएक्शंस भी आप देखो, जीरो ऑर्डर, इसे जीरो ऑर्डर, अब आपको जीरो ऑर्डर बताऊं मैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे ध्यान से देखना। इंटीग्रेटेड लॉ इसको प्रूफ करेंगे, जीरो लॉ ऑर्डर। सपोज मान लीजिए कि ए आपका रिएक्टेंट है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट, इससे बन रहा प्रोडक्ट, ओके। अभी आप लोगों ने देखा R इक्वल टू के लिखा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर A लिखा और जीरो ऑर्डर है इसलिए आप यहाँ पर जीरो बैठा दो। फिर R की वैल्यू आप लिखोगे तो K होगा, पावर जीरो है तो 1 हो जाएगा, तो R की वैल्यू K हो गई। सेकेंड, अभी हमने आपको R निकालना सिखाया, क्या लिखा था? R इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, देखो ये स्टेचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो -1/1 लिखिए। माइनस क्यों? रिएक्टेंट है। फिर d बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज d बाई डी टी, और यहाँ पर आपको a लिखना पड़ेगा। ये था। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, r की वैल्यू k है, r की वैल्यू दिस है, दोनों को कंपेयर करेंगे 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, देन वी गेट, क्या मिलेगा? दिस इक्वल टू दिस कर दूं मैं, इसे लिख दूं मैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू आ रहा है आपका क्या? के। क्लियर है? थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। देख लो यहाँ तक क्लियर है? इधर का रख करूँ मैं, ठीक है। आगे आता हूँ, देखो अब इसमें इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, डी ए इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस के डी टी, ठीक है। अब इनिशियल देखिए आप, इनिशियल टी की वैल्यू शुरू में जीरो है, इनिशियल टी की वैल्यू जीरो होगी, तो ए की वैल्यू ए नॉट होगी। भैया जब ये जीरो है, कुछ हुआ ही नहीं, टी की वैल्यू ए नॉट है। कुछ समय के बाद टी की वैल्यू टी हो गई, तो ए की वैल्यू हम यहाँ ए लिखेंगे, ए तो रिमेनिंग होगा, ए लिखेंगे। अब इसे यहाँ पुट करेंगे, देखो यहाँ पर t की वैल्यू जब जीरो है, t की वैल्यू जीरो है, तो इसकी वैल्यू यहाँ ए नॉट है। t की वैल्यू जब t हो गई तो इसकी वैल्यू a हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे इंटीग्रेट करूँ, इस तरफ का रफ कर रहा हूँ, देखो आप dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz z होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, तो dA का a हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a, यहाँ लिखा a नॉट, फिर a इक्वल टू माइनस के को बाहर कर दीजिए, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, जीरो और t रह गया। इस a की जगह एक बार a पुट करेंगे, माइनस लिखेंगे और a नॉट पुट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। t की वैल्यू t पुट कीजिए, माइनस जीरो कीजिए, तो आप a की जगह a पुट करोगे तो ये आएगा, फिर आप a नॉट पुट कर दो, a नॉट आ गया, इक्वल टू माइनस के, एक बार t की जगह आप t पुट कर दो तो t हो गया, माइनस t की जगह आप जीरो पुट कर दो तो जीरो हो गया, t माइनस जीरो, ये निकल गया a माइनस ए नॉट इक्वल टू हो गया माइनस के टी। थोड़ा सा इसको आप मॉडिफाई कर लो, a इक्वल टू इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा a नॉट प्लस का हो जाएगा माइनस के टी। तो ये जो निकला, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड निकल गया, इंटीग्रेटेड ऐसे निकाल देंगे। क्लियर है? अब देखो इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं इस इक्वेशन को, a इक्वल टू, नेक्स्ट इधर लिख दूं ज़्यादा अच्छे से, यहाँ लिखता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा सजा लें पहले हम, इसको लिख दें a इक्वल टू माइनस का के टी आप पहले लिख दो, और प्लस हम ए नॉट ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, तो c की वैल्यू देखिए आ गया, इंटरसेप्ट बोलते थे c, c इक्वल टू ए नॉट, और k की m की वैल्यू जो है माइनस की आ गई। अब इसका ग्राफ बनाना देखिए आसान हो गया, कैसे? इस तरह से बनाइए ग्राफ, ठीक है। इधर हम लेंगे टाइम
और इस तरफ है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख दिया। इंटरसेप्ट कैसे बनाते थे? इंटरसेप्ट यहाँ होता था ऐसे, इसी को तो सी बोलते थे, ये जो वैल्यू है ये तो सी है, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आता था, याद कीजिए आप, क्लास 10th में था ये, नहीं 11th में भी है आपका है मैथ्स में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई ये सी की वैल्यू आई, तो सी हो गया आपका ए नॉट, तो ये वैल्यू हो गया आपका ए नॉट, और ये हो गया आपका स्लोप। तो स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप को बोलते हैं tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू m होती है, और m की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है? -k है। तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ बन गया। तो आप ऐसे ग्राफ बना लोगे, देख लो, क्लियर है। अब इसके इसी में हम लोग आए लाइफ, हाफ लाइफ वाले निकालना सीखें, इसका हाफ लाइफ। अब आपसे जब जीरो ऑर्डर पूछेगा तो पहले तो आप इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाओगे, देन इसका हाफ लाइफ भी निकालोगे। ये हो गया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? जहां 50% रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका, 50% कंप्लीट हो गया तो उसे हाफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है। तो 50% कंप्लीटेड जब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? हाफ लाइफ। और जब 100% कंप्लीट हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लाइफ टाइम बोलेंगे, लाइफ, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही सिर्फ क्या होता है? 100% रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में नहीं होते, हमें याद रखना है, जीरो ऑर्डर में ही कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होते। चलिए इसे बनाएं, कैसे बनाएंगे? हाफ लाइफ में आप टी की वैल्यू टी हाफ बैठा दीजिए, तो भाई ए भी तो कम हो जाएगा, ए की वैल्यू a0/2, क्योंकि आधा रिएक्शन हुआ है, 50% कंप्लीट हुआ है, तो ये a0/2 हो गया। अब इसमें हमें पुट कर देना जो इक्वेशन हम लाए थे। क्या लाए थे इक्वेशन? a इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, a0 - kt। तो यहां पर देखो, इसमें हम t की वैल्यू हाफ बैठा रहे, नेक्स्ट वाला लाइन बैठा दे। यहाँ पर a की जगह आपको बैठाना है a0/2, इधर हो गया a0 - k, तो t की जगह आप बैठाओगे 1/2। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे रब कर दूं मैं। चलिए यहां लिखा a0/2 हो जाएगा -a0/1 लिख दें। इस तरफ हमारा हो गया k, माइनस का k है तो माइनस लिखिए आप, माइनस k है, ये इधर अगर माइनस हो गया था, t हाफ। इसे सॉल्व कर दें, 2 हो गया a0 - 2a0। देखो 1 के टेबल में 2 हो जाए, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया माइनस का k t हाफ। अब इसको सॉल्व करोगे तो -a0/2 आएगा, इक्वल टू -k t हाफ आएगा। ये माइनस आपका कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? इधर मिटा दूं मैं, ठीक है। देखिए यहाँ आपके पास आ गया a0/2 इक्वल टू k t हाफ। k t हाफ की वैल्यू निकालनी है, k को नीचे ले आइए, तो ये निकल गया a0/2k इक्वल टू हो गया आपका t हाफ। तो ये जो हमारा निकला ये हाफ लाइफ के लिए निकल गया, हाफ लाइफ रिएक्शन किसका? जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर के लिए हमने इसको निकाला। अब इसका हम लोग लाइफ टाइम निकालें, टी लाइफ निकालें इसका, ठीक है। देखो यहाँ बना हुआ है इसका टी लाइफ, ठीक है। हाफ निकाला था, टी लाइफ का मतलब क्या हो गया? जहां आपका 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर में होता है, मैंने आपको बताया था, विल बी कंप्लीटेड, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे? टी की वैल्यू आप पुट कर रहे हो टी लाइफ, ठीक है। तो रिमेनिंग कुछ बचेगा नहीं, तो रिमेनिंग आपका ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सिंपल। अब इसी इक्वेशन को लिखिए। क्या इक्वेशन था आपको याद आ रहा? क्या इक्वेशन था? याद करो, ए इक्वल टू a0 - kt, ये था। इसमें आप इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा a0 माइनस हो जाएगा आपका kt। इसको इधर ले आइए, इधर बना दूं मैं, इससे मिटा दे रहा हूं। यहाँ आपका हो जाएगा kt इक्वल टू a0, टी लाइफ लिख दूं मैं यहाँ पर, टी लाइफ। जब आपने यहाँ ए की वैल्यू 0 बैठा दी तो आप यहाँ पर लाइफ लिख दो, तो टी लाइफ इक्वल टू हो जाएगा a0/k
देखिए ये हमारा निकल गया जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? कोई डाउट है? देख लो, आगे बढ़ो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। जीरो ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करेंगे, सेम जैसे उसमें किया था हम लोगों ने। ए है, ए आपका रिएक्टेंट है, यहाँ से क्या बन रहा, प्रोडक्ट। बस उसी तरह से आप बढ़ते जाइए, देखिए तुरंत बन जाएगा। ए से प्रोडक्ट हो गया। अभी आपने पढ़ा R इक्वल टू के लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखा हमने, पावर 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा R की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, इसकी स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, तो आप इसे लिखोगे -1/1 d/dt। d/dt रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताया था, तो यहाँ पर ए लिख दो आप। इस तरह से आ गया, देखो -dA/dt। इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आ गया, दिस इक्वल टू दिस आ गया। तो आप इसे लिखो, माइनस क्यों लिखा था, रिएक्टेंट है इसलिए लिखा था, तो -dA/dt इक्वल टू आ गया आपके पास के ए। ठीक है, ऐसे लिख दिया के। इसको थोड़ा सजा लें, इसको नीचे ले आए और इसको इस तरफ ले चलें। तो इसे लिखते हैं dA/A इक्वल टू माइनस इस तरफ कर दो -kdt। देखिए हो गया। अब इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन कर दीजिए, dA/A इक्वल टू आपके पास आएगा, इंटीग्रेशन लगा दें -kdt। ठीक, फिर आइए इनिशियल t की वैल्यू जब 0 है तो a की वैल्यू क्या है, a0 है। t की वैल्यू जब t हो जाएगी तो a की वैल्यू a हो जाएगी। a रिमेनिंग है यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा, हम इसमें इसको पुट करेंगे। देखो यहाँ पर t की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू a0 है। t की वैल्यू जब t है तो इसकी वैल्यू a है। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकल जाएगा हमारा। चलिए इसे बनाएं। देखो आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ध्यान से देखिएगा आप, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है, यहाँ पर आप लिख लो a0, यहाँ लिखो a, इसे आप लिख सकते हो 1/a और यहाँ पर लिख सकते हो dA। देखो इस फॉर्म पर आ गया 1/x 1/a dA, तो dx इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इसको log x चेंज करेंगे अभी हम लोग, ये तो लिख रहे थे। नेक्स्ट इस तरफ आ जाइए, इंटीग्रेशन 0 टू t, माइनस को बाहर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ बचा kdt, लिख दिया ऐसे। अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/a d अभी मैंने बताया log, तो log बेस e हो गया यहाँ पर, यहाँ लिखा a। ठीक है, और यहाँ पर आप a0 और यहाँ a रहने दो, डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा, अभी निकालेंगे। इक्वल टू माइनस के बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, बट यहाँ पर 0 और t रह गया। एक बार a की जगह आपको a पुट करना है और एक बार a0 पुट करना है। तो आप इसे नेक्स्ट जब आएंगे तो ये आ जाएगा log a माइनस, एक बार इसको यहाँ पर a की जगह आप क्या पुट कर दो, a0 पुट कर दो, तो हो जाएगा log e, यहाँ हो गया a0 इक्वल टू माइनस के t की जगह एक बार t पुट कीजिए और एक बार माइनस का 0 पुट कीजिए। आगे आइए, नेक्स्ट स्टेप आए, इस तरह को मिटा दें। ठीक है, अब हमारे पास आ गया log e a माइनस log e a0 इक्वल टू, इधर हो गया माइनस का kt। ठीक है, log e a इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको, इधर इसको इस तरह भेज दो, तो हो जाएगा log e a0 प्लस हो जाएगा इधर जाकर माइनस का kt। देखिए ये यहाँ तक निकाला हमने इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने निकाल लिया इंटीग्रेटेड। अब इसे चेंज करेंगे, log e को हमें हटाकर बेस 10 में लाना है। देखिए 10 में कैसे लाते हैं इसको, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर मैथ्स के स्टूडेंट है फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए log e टू द पावर x, ध्यान से देखिए आप, log e टू द पावर x, यहाँ पर इसका log ये e इसका बेस है और यहाँ x है। इस तरह का अगर है, बेस है, मैं बार बार बता रहा हूँ, log बेस e है,
इसे चेंज कर रहे हैं 10 में, तो जब आप यहाँ log 10 और यहाँ x लिखोगे आप ऐसे, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। दैट मीन्स log बेस e x है, आप इसे लिख सकते हो 2.303 log 10 बेस, ये log बेस 10 हो गया, x हो गया, तो बेस e को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसके बाद बनाए, इसे हम लिखने जा रहे हैं 2.303 log e है, इसका बेस हटाया, देखो 10 किया, तो यहाँ लिख दिए log बेस 10 और ये हो गया a। समझ में आ गया होगा। इधर आइए, इक्वल टू log e बेस हटाना है तो हम इसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, यहाँ लिखेंगे log बेस 10 और यहाँ पर लिखेंगे a0, ठीक है, माइनस kt। यहाँ तक समझ गए आप। हमने इसको चेंज कर दिया, log e था, बेस e था, इसको चेंज कर दिया log 10 में, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, देन एक फार्मूला जनरेट कर लेंगे t का। 2.303 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2.303, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2.303 log बेस 10 और यहाँ पर a है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2.303 से, ठीक है, इक्वल टू ये है, आप लिखिए 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 log बेस 10 और यहाँ हो गया a0। यहाँ तक समझ में आ गया हो आपको। अब इधर भी तो हमें करना पड़ेगा, दोनों साइड कर रहे हैं ना, तो फिर क्या है, इसके बाद माइनस है, तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303 लिख दिया। डिवाइड करना है, बोथ साइड्स करना है, इधर इधर भी डिवाइड किया, देखो 2.303 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ हमने लिख दिया और यहाँ पर हो गया t। यहाँ तक समझ गए आप। अब इसे रफ कर दूं मैं नीचे का, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इसे कट कर दो, ये दोनों कट हो गया, ये दोनों कट हो गया, बचा क्या आपके पास, यहाँ हो गया log बेस 10, बेस 10 मैं नीचे लिख दूं, बेस 10 और ये हो गया a, इक्वल टू यहाँ हो गया log 10, ये हो गया a0 माइनस का kt डिवाइडेड बाय 2.303। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। इसे मिटा दूं मैं, देखते जाइए स्टेप वाइज। log e बेस से हम log 10 पे ले आए, राइट। अब आप ऐसा करो, इसे उठा के इधर ले आओ, तो ये वाली को हम इधर ले आए, इसको चेंज कर दें, चलो ऐसे लिख दें log 10a है, प्लस का इधर ले आइए ये वाला kt बाई 2.303 इक्वल टू, हमारे पास इधर क्या है, log 10 है और यहाँ पर a0 है, ठीक। अब ये पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाइए, देखिए स्टेप वाइज, तो यहाँ क्या बचेगा, kt डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू, यहाँ हो गया आपका log 10 a0 माइनस log बेस 10 और ये a हो गया। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, यहाँ फार्मूला हमें मिल रहा है, कौन सा फार्मूला मिल रहा है भाई, ठीक है, यहाँ हमें फार्मूला मिल रहा है log m माइनस log n। क्या फार्मूला होता है इसका, log m बाई n, याद आ गया होगा आपको। तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, इसे लिख रहे हैं kt डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल टू, यहाँ मैं इसे लिखूं log m ये है और ये n है, m बाई n। देखो m था log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m बाई n, तो आप इसे लिखो a0 बाई a। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें निकालना है t की वैल्यू, तो t की वैल्यू निकाल लें, तो इसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2.303, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको नीचे लाओगे तो यहाँ पर k हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर आ गया पूरा का पूरा, और kt रहेगा, फिर t निकालोगे तो k नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a0 बाई a इक्वल टू हो जाएगा t। देखो t का ये फार्मूला हमारे पास निकल करके आ जाएगा। चल सॉरी, log नहीं लिखा, लिख दूँ मैं log
ए नॉट बाई ए। साफ से लिख दूं मैं यहाँ पे, क्या आया फार्मूला इसका? इसका फार्मूला आया, टी का फार्मूला क्या आया? टी इक्वल टू आया 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ए नॉट बाई ए। इससे न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, पहले थ्योरी पढ़ लें। तो ये निकल गया हमारा टी की वैल्यू, ठीक है, ये निकल गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब इसका टी हाफ लाइफ भी निकाल लें। चलो हाफ लाइफ तो बहुत आसान है, हाफ लाइफ निकालना अब आपके लिए, आप एक बार सीख गए हो। हाफ लाइफ निकाल लीजिए। हाफ लाइफ का मतलब है टी की वैल्यू आपको टी हाफ बैठाना है, तो ए की वैल्यू आपको ए नॉट बाई टू पुट कर देना है, बस इसमें पुट कर दीजिए, जहां ए है वहां ए नॉट बाई टू पुट कर दिए, टी की वैल्यू निकल जाएगी। इसी वैल्यू में, इसी में बैठाएंगे, इसी रिएक्शन में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टी हाफ इक्वल टू, लिखिए 2.303 डिवाइड बाई के, यहाँ हो जाएगा लॉग ए नॉट, तो ए नॉट रहने दीजिए, ए की जगह बैठा दीजिए ए नॉट बाई टू, तो ए नॉट कट जाएगा, तो आई थिंक ये आ जाएगा टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 2.303 बाई के, और ये हो जाएगा लॉग टू बेस 10 है ये, लॉग 2। क्लियर है? लॉग 2 की वैल्यू बैठा दें, इसे मिटा दूं मैं, देखिए इसे मिटा दीजिए, आप लिखिए यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू आपके पास आएगा 2.303 बाई के। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। अब यहाँ आप इसको लिखकर 0.3010 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपकी वैल्यू आएगी वो टी हाफ निकल जाएगा। टी हाफ इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 0.693 आता है शायद, 0.693 चेक कर लेना, 0.693 आएगा बाई के, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी निकल गई, टी निकल गया हाफ, समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेंगे। अब इसकी ग्राफ देख लें, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनेगा कैसे भाई? तो इससे कंपेयर कर लें, मैंने आपको बताया था कंपेयर करने के लिए। तो कंपेयर करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन लें? ये इक्वेशन ले लें। तो इसको पहले इक्वेशन लिख लें। क्या इक्वेशन बनाया था? देखो टी इक्वल टू हम लोगों ने बनाया था 2.303 बाई के, और इस तरह पाया था आपका लॉग ए नॉट बाई ए, और इससे पहले क्या इक्वेशन था? ये इक्वेशन था लॉग एम माइनस एन है ना, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, देखो इस तरह से था, तभी तो इसको लिखा था लॉग एन बाई एन। ये तो रिएक्शन था पहले हमारा, जिससे पहले आया था। अब इससे आप थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व कर दें, इसको के टी लिख दें, इसको आप लिख दो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए लिख दिया। ये मल्टीप्लाई आ गया, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा के बाई 2.303 टी इक्वल टू हो गया लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। ये क्यों बना रहे हैं? ग्राफ के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में उसे सजाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि उस पर आ जाए। तो अब इसे लिखो, इसे उठा के इधर ले आइए, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले तो इसको लिखो, तो ये आएगा आपका माइनस है, इधर ले आओगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए बेस 10 है, सब बेस 10, ठीक है, बेस 10 है, ठीक। लॉग ए हो गया, इसको उठा के इधर ले आए थे, प्लस हो गया था, प्लस के टी डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू क्या बचा था इधर? लॉग बेस 10 ए नॉट, ठीक है। इसे मिटा दूं, क्लियर है? इसको इस तरफ ले जाइए, तो हमारे पास आया था log 10 a इक्वल टू log 10 a नॉट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। इसको थोड़ा सा पहले लिख लें, तो log बेस 10 a इक्वल टू माइनस के बाई 2.303, और यहाँ पर t हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा log बेस 10 a नॉट। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चेक कर लो। अब इसे मिटा दूं, हमारे पास आ गया फाइनल ये, तो मैं इधर का मिटा दूं, यहाँ तक ले आए, इसे हटा दो, ठीक है। अरे शुरू में जो इक्वेशन निकाला था वही इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब इसे कंपेयर कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे मिटा दूं मैं इधर का, देखो
ए नॉट एम एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई लॉग बेस 10 ए नॉट और m की वैल्यू आ गई माइनस के 2.303। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लें। ये हो गया इसका ग्राफ बनाइए आप। ठीक है, आपको पता है सी इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट इसी तरह से आएगा। यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा log 10a। ठीक, और इस तरफ क्या हो जाएगा टाइम, इस तरफ आप लिख लो टाइम, यहाँ मैं लिख दूं टाइम t, यहाँ हो गया आपका log 10a। और ये c इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट इसी को बोलते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा बेटा, इसी को तो इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये तो c है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में इसको c बोलते हैं। c की वैल्यू हमारी क्या है, ये है log 10 a नॉट, ये निकल गया स्लोप, तो स्लोप को क्या बोलते हैं, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा को m बोला जाता है, और m की वैल्यू क्या है देखो माइनस k है, तो माइनस k बाई 2.303। तो ये बन गया इसका ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में इसके बाद जो वीडियो आपको दूंगा वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर्स, और देन लास्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो और एक अर्नियस्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, जय हिंद।